फ्रेंड वेलकम वंस अगेन। दोस्तों कुछ कारण से मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में स्टॉप कर दिया था। कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कोई बातें, बहुत ज़्यादा बातें नहीं सीखी है मैंने। उसी चीज़ को मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा, जितनी बातें सीखी है हमने उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था। पहली बात तो कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ M20 बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 और द फॉलोइंग केस। फॉलोइंग केस में ये 3 केस हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा। मेन प्लेट आर टू बी ज्वाइंट आर 12 mm थिक एंड स्टील इज ऑफ ग्रेड FE 410। यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस हैं। जैसे कि पहला केस के लिए आपको बताना है लेफ्ट ज्वाइंट, दूसरे केस के लिए आपको सिंगल कवर बट ज्वाइंट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आपका 10 mm दिया है, और डबल कवर बट ज्वाइंट जो है आपको, जिसमें कि ईच कवर प्लेट थिकनेस इज ऑफ 8 mm। ये सारा का सारा डेटा आपको गिवन है। इनडायरेक्टली आपको निकालना क्या है, पहली बात तो आपको सुनना है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है, बोल्टेड की ज्वाइंट की स्ट्रेंथ निकालनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपसे जो ये डेटा दिया हुआ है इसी डेटा का यूज करके हमको निकालना है स्ट्रेंथ। लेकिन कौन सी स्ट्रेंथ निकालनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करेंगे आज सारी की सारी कहानी यहाँ से। M20 बोल्ट का मतलब होता है कि यहाँ से आपको नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट मिला है, फाई का मान मिल गया है 20 mm। दूसरा, बोल्ट होल डायमीटर जो आप निकालते हैं, मैंने आपको समझाया पिछली क्लास में कि आपका अगर 20 mm है तो वो आपका 2 उसमें जोड़ना पड़ता है। ये रिवेट नहीं है, ये बोल्ट है। बोल्ट की कहानी मैं आपको समझा रखा हूँ क्या करना होता है। तो डी आपका 22 mm, और उसके बाद ग्रेड 4.6 के लिए 4 × 100 करते थे, FUB 400 MPa आता था, और आपका यही 400 से जब 0.6 से मल्टीप्लाई करते थे तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आता था। और यहाँ पर FE 410 का मतलब होता था स्टील के ग्रेड का। ये प्लेट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो भी दिया हुआ है। कहने का मतलब है जोन जोन सा डेटा आपको दिया है उसको मैं लिखना चाहूँगा इस क्वेश्चन में। और उसके बाद पहला केस को मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगा आज। पहला केस जो है लेफ्ट ज्वाइंट, इसी को हम स्टार्ट करेंगे। पहला केस हमारा दोस्तों लेफ्ट ज्वाइंट। लेफ्ट ज्वाइंट के लिए हमें निकालना है स्ट्रेंथ। क्या निकालना है? स्ट्रेंथ। लेफ्ट ज्वाइंट के लिए दोस्तों स्ट्रेंथ निकालना है, लेकिन सवाल ये है ना, ठीक है, इधर देखो। लेफ्ट ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। लेफ्ट ज्वाइंट तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। हुआ क्या होगा, 2 प्लेट ऐसे हुई होंगी, इन 2 प्लेट को आप जोड़ रहे होंगे कुछ ऐसे। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, और इन दोनों प्लेट को आपने क्या किया होगा, ऐसा बोल्ट लगाया होगा, कुछ बोल्ट लगाया होगा, ठीक है ना, कुछ बोल्ट लगाया होगा। लेकिन हम सभी लोगों को सारी की सारी कहानियां पता है, मैं पिछली क्लासों में बार बार बताते आ रहा हूं कि जो लेफ्ट ज्वाइंट है वो सिंगल शेयर का केस होता है। ये मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था बढ़िया से। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है लेफ्ट ज्वाइंट वो सिंगल शेयर का डिजाइन करते हैं हम। और सिंगल शेयर की जब डिजाइन की बात करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर NN और NS वो याद आ गया होगा आपको। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। हमारा मकसद है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। लेकिन डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगर आपको याद हो, थोड़ा सा ध्यान हो, क्या आप अगेन बात आप VDB की कर रहे हैं क्या? कहने का मतलब है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का मतलब है, जब आप बात करते हैं ना VDB डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इसका मतलब 2 ही तो चीजें होती हैं, या तो आपको VDSB निकालना है डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, या तो आपको VDPB निकालना है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VDPB। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ये बात, मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, और इस पे न्यूमेरिकल तो आज हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले करा चुका हूँ। दिस इज द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट।
दिस द डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब इन दोनों में से अब जो छोटी वैल्यू होगी, इन दोनों में दोस्तों जो ये छोटी वैल्यू होगी, इसी को तो कहा जाता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। कहने का मतलब जो VDB भी है ना, इसी को बोला जाता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। डिजाइन, अच्छा क्या यही तो बोल्ट वैल्यू था क्या? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना ही यही है। क्वेश्चन में भी आप पढ़ें अगर ध्यान से तो क्या लिखा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, एक्चुअली में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो बस क्या था दोस्तों, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के लिए हमको सबसे पहले VDS भी निकालना पड़ेगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालना पड़ेगा, और फिर निकालना पड़ेगा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। लिखने की जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि हम पीछे क्लासों में आपको फॉर्मूला के टाइम पर बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। दोस्तों डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को ही तो कहा जाता था क्या बोल्ट वैल्यू। ये एक तरह से बोल्ट वैल्यू तो है जो हमें डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या किसी बोल्ट का स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। इन दोनों में जो मिनिमम होगा, हम जब सामर्थ्य की बात करेंगे कि हमारे बोल्ट का जो सामर्थ्य है वो कितना है, इन दोनों में से मिनिमम ही देखेंगे, ज्यादा वाला नहीं। पता लग रहा है कि क्या पता आपने शेयर वाला मैक्सिमम वाला मान लिया और मिनिमम BDP भी यही फेल हो गया। सामर्थ्य आप मिनिमम के हिसाब से चलते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं रिबेट में भी आपको बता दिया था। सिंगल शेयर की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले ही उभर के आता है VDS, और VDSB का फॉर्मूला भली भांति आप जानते हैं, FUB अपॉन √3 इंटू 1.25 1.25 और अंदर मल्टीप्लाई होना था NNANB प्लस NSASB। लेकिन आप तो बहुत समझदार हैं। कैसे सर? क्योंकि आगे भी इसमें आगे बातें थी, इसमें आगे भी बातें थी। आपको याद होगा बीटा LJ था, बीटा LG था, बीटा PK था। लेकिन आपको पता है मैंने कई बार बता दिया कि जब तक आपको जरूरत ना पड़े या क्वेश्चन में जब आपको मेंशन ना करे लॉन्ग जॉइंट, ग्रिप लेंथ, थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट, तो आप भूल से भी कभी डिस्कस ना करें फॉर्मूले में इन तीनों रिडक्शन फैक्टर को, बीटा PK, बीटा LG और बीटा LJ। और आप भूल से कर भी नहीं सकते। क्यों सर ऐसा का है? क्योंकि यार जब आपको लेंथ ऑफ द पैकिंग प्लेट, सॉरी थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट ही नहीं देगा तो कैसे निकालोगे? जब आपको LJ नहीं देगा तो कैसे निकालोगे? LG नहीं देगा तो कैसे निकालोगे? इसलिए इस फॉर्मूले को यहीं पर स्टॉप कर देता है। यहीं पर अब आपको एनालिसिस करना होता है कि आपको याद है कि सिंगल शेयर के लिए दोस्तों NN का वैल्यू जो होता है ना, NN का वैल्यू, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल शेयर के लिए। फॉर सिंगल शेयर आप सभी लोगों को याद होगा, सिंगल शेयर के लिए मैंने बहुत मेहनत से आपको सिखाया था। NN का वैल्यू तो होगा 0 क्या 1? सर NN का वैल्यू होता है 1 और NS का वैल्यू कंप्लीटली 0 होगा। और जब NS का वैल्यू 0 होगा ना तो ये वाला पूरा टर्म्स हो जाएगा कंप्लीटली 0। तो फॉर्मूले में आपको दिखेगा VDSB इज इक्वल टू FUB। और आप भली भांति जानते हैं भैया FUB मैंने 400 MPa निकालना आपको सिखाया पिछली क्लास में भी और अभी भी दिखा दिया। उसके बाद आपको ANB की जरूरत पड़ेगी और ANB में एरिया ऑफ द रूट ऑफ थ्रेड ऑफ द बोल्ट जो कि निकाला करते थे 0.78 टाइम्स ऑफ ASB। लेकिन सवाल यह है ना कि ASB ही कैसे निकालें जी? सवाल यह है कि ASB कैसे निकालें, बता दें आपको ASB कैसे निकालें? चलो फिर बताते हैं दोस्तों। ASB निकालने के लिए आप सैंक का डायामीटर लेते हैं। कहने का मतलब वहां पर आप D ग्रॉस डाया नहीं लेंगे, वहां पर बोल्ट का डाया लेंगे। कहने का मतलब है FUB का मान ठीक है, अच्छा है, FUB आपने रखना ही रखना। पहले एक बार फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। अपॉन में √3 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर ठीक है 1.25 जो फैक्टर हम लेते थे गामा MB का वैल्यू, ठीक है ये भी। उसके बाद दोस्तों NN का मान भी हम 1 रख लेते हैं, ठीक है, इंटू ANB करना है। अब यहाँ पर ANB में जो ASB रखोगे ना, ASB ये π/4 ऑफ D स्क्वायर करना है दोस्तों। और ये जो D है ये आपका सैंक का डाया होगा जो कि 20 mm का दिया हुआ था। 20 mm का ही तो बोल्ट था, M20 का बोल्ट लिखा था उसने, नहीं लिखा था। तो यही वैल्यू याद यूज करना भाई,
जल्दीबाजी में गड़बड़ मत करना। रख दें, रख दें क्या? वैल्यू रख दो, वैल्यू रखी जाए, वैल्यू रखी जाए दोस्तों, रख दो, कर दो जी, क्या ही घबराते हो दोस्तों। VDSB इज इक्वल टू FUV का मान 400 और इनटू में आपका 0.78 इंटू π/4 ऑफ डी स्क्वायर, डी का मान दोस्तों 20 का स्क्वायर, हमने क्या किया है ANB का मान रख दिया 0.78 टाइम्स ऑफ ASB, और ASB निकालना मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया था, ये लो ये सिखा दिया था। और आगे में ये बात भी आप यहाँ पर इसको क्या कर दो, इसको इधर ये कर दो दोस्तों। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज आपको रख दी है जब, तो रखने के बाद आपको ये वैल्यू आएगा किसमें, न्यूटन में ही आएगा ऑब्वियसली। लेकिन एक काम करेगा, जो ये वैल्यू आएगा जितना भी आएगा, एक ये न्यूटन में आएगा, जब अपोन में 1000 कर दोगे इंटू 10⁻³ कर दोगे 1000, तो ये बेटा 1 किलो न्यूटन में आएगा। फिर ये तुम्हारा जो स्ट्रेंथ आएगा ना किलो न्यूटन में आएगा। मेरे पास एग्जैक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर है जो कि है 45.278, मेरे पास एग्जैक्ट आंसर है। चाहे तो आप कैलकुलेट वो कर लेना, कोरिलेट करना, अपने कैलकुलेटर से आंसर निकालना। तो स्ट्रेंथ जो हमारे पास VDSB का वैल्यू आया है दोस्तों 45.278 किलो न्यूटन आया है। और इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बिल्कुल भी इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि इसमें मैं आपका समय बर्बाद करूँ या मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है। इस क्वेश्चन से आप खुद ही धीरे धीरे देखते रहोगे, जैसे जैसे मैं तीनों केस को डील करूंगा, लेफ्ट ज्वाइंट, डबल कवर वाला, सिंगल कवर वाला, वैसे वैसे आपकी ग्रिप बनता रहेगा चैप्टर में। इसलिए ध्यान से देखते रहो, समझते रहो। तो भैया लेफ्ट ज्वाइंट का केस सिंगल शेयर हमें पता था, उसमें हमें NS वाला पार्ट 0 करना था, तो पूरी टर्म 0 हो गई। और यहाँ से FUV का मान भी उसके लिए वो ग्रेड उसमें दे रखा था, उसने FUV के लिए हिंट दे रखा था 400 का, और ग्रेड दे रखा था। उसके बाद ये सब बातें हो गई। आगे बढ़े, यहाँ तक चले, दूसरा करें VDB। अभी स्ट्रेंथ थोड़ी आई है, हमारा उद्देश्य तो ये है ना निकालना, इसके लिए VDP भी चाहिए, चलो कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए VDPB, कहने का मतलब है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अगर आपको ध्यान से याद हो तो 2.5 KB आप करते थे, थिकनेस करते थे, और इनटू डायमीटर करते थे नॉमिनल वाला, और अपोन में दोस्तों आप गामा MW ही करते थे, कहने का मतलब 1.25 करते थे। कुछ याद आए फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? लेकिन सर एक चीज नहीं करी आपने, बस सब कुछ तो आपने ले लिया, एरिया तो ले लिया आपने, ये तो चलो ये दोनों तो फैक्टर है, कांस्टेंट है, फैक्टर है, ये तो एरिया ही है ना, T/5। एक चीज नहीं किया आपने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मल्टीपल ऑफ FU, क्योंकि एरिया इंटू स्ट्रेस जब करोगे तभी तो आएगा दोस्तों, एरिया इंटू स्ट्रेस करोगे तभी तो आएगा। तो 2.5 KB इंटू T/5 इंटू FU अपॉन 1.25 किया। लेकिन चलो फॉर्मूला तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इसके लिए तो यार बहुत सारी चीजें चाहिए आपको। इसके लिए तो आपको फाई तो चलो ठीक है, हमें पता है फाई का मान हमें पहले ही पता है, नॉमिनल डाया या बोल्ट का डाया 20 mm। यहाँ पर FUV दोस्तों ग्रेड दिया था स्टील का 410 का ग्रेड था, इसका मतलब FU का मान सीधे सीधे 410 MPa, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हमें T का मान एक चाहिए, KB के लिए भाई बहुत दिक्कत हमें वो करनी पड़ेगी। सबसे पहला है T कितना रखें। अरे T कितना रखोगे, क्या आपको प्लेट का थिकनेस दिया है सर? अरे बिल्कुल दिया होगा जी, बिल्कुल दिया होगा, क्योंकि उसने कहा है ना कि जो मेन प्लेट है वो आपकी 12 mm की थिक है। और जब मेन प्लेट 12 mm की थिक है, तो मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है उसने साफ साफ पे ऊपर ही, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ M20 बोल्ट ग्रेड ऑफ 4.6 फॉर द फॉलोइंग केस, मेन प्लेट आर टू बी ज्वाइंट आर 12 mm। 12 mm की जो है मेन प्लेट है, लेफ्ट ज्वाइंट की बात कर रहे हैं तो दो ही प्लेट होंगी और दोनों ही 12 mm की होंगी। कहने का मतलब थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर जो T लेते थे उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्लेट सेम थिकनेस की, तो T इज इक्वल टू 12 mm। टेंशन यहाँ पर होगा थोड़ा, सेकंड केस में बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने देंगे आपको। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमारे पास T जो हो गया, T का मान वो आ चुका है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, कि दोनों ही सेम प्लेट हैं तो मेन प्लेट, तो T का मान हो गया 12 mm। चलो T का मान हो गया 12 mm, ओके। अब सवाल अटकता है तो एक ही जगह पर, वो है KB, कि इस KB फैक्टर को कैसे लें, क्योंकि अगर KB आ गया तो सब कुछ आ गया। और KB इज इक्वल टू आपको याद हो तो E/3 फाई आपको करना था, फाई अगेन
नॉमिनल 3 × D करना था, नॉट 5, ग्रॉस डाया होता था यहाँ पर। उसके बाद आपको P अपॉन 4 टाइम्स ऑफ D करना था आपको, ऐसे कुछ था क्या, 0.25 करना था। उसमें आपको तीसरा काम करना था FUB अपॉन FU करना था, और लास्ट में 1 से देखना था इन तीनों में से, इन चारों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर सबसे छोटा है, सबसे सूक्ष्मतम है, मिनिमम ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम ऑफ, तब जाके आपका के भी आना था। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, E अपॉन 3D P अपॉन 3D 0.25, नेक्स्ट है आपका FUB अपॉन FU और 1, इनमें से मिनिमम कौन है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी को। सबसे पहले हमारा मिनिमम एज डिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पर जो है ना, इसमें भी आपका कंफ्यूजन 100% बनेगा, इसमें भी कंफ्यूजन 100% बनेगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर पैदा होगा कि हमारे पास डेटा में, अगर आप एग्जाम में होता है, अभी तो चलो मैं सारी बातें सिखाऊंगा आपको और आज सीख लाओगे तो एग्जाम में भी करके आओगे, लेकिन मान लेते हैं कि एग्जाम में आप पहली बार इस क्वेश्चन को टैकल कर रहे होते, 100% श्योर शॉट हो चुका था अभी तक कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से पिच लें, कहाँ से ई लें, कहाँ से लें, तो ये यहीं पर छूट जाता फिर ये क्वेश्चन। लेकिन मैं तो आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों। तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। तरीका ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिनिमम एज डिस्टेंस, मिनिमम एज डिस्टेंस कहने का मतलब ये जो ई होता है ना, ये एंड डिस्टेंस होता है, एंड या एज डिस्टेंस। तो मिनिमम से देखना होता है दोस्तों, मिनिमम एंड डिस्टेंस। हम सब लोग जानते हैं कि मिनिमम एंड डिस्टेंस हम फ्लेम के हिसाब से, मतलब मशीन कट के हिसाब से देखते हैं, तो वो लेते थे 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया। और जब 1.5 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया करोगे तो दोस्तों ई का ही मान रख लो, ई इज इक्वल टू 1.5, डी का मान जो था बेटा 22 था, क्योंकि ग्रॉस डाया होता है, यहाँ पर बात तो मैं बता दूं कि ग्रॉस डाया होता था, इसलिए 22 गुणा 1.5 करोगे तो आप साफ साफ तौर पे देख रहे हैं कि सर ये तो आ जाएगा क्या, 1.5 का मल्टीप्लाई करो जरा करके देखो, 5 दूने 10, ठीक है, तो 33 आएगा। और इसी को प्रूफ करना है, क्योंकि दोस्तों हम क्या चाहते हैं, मिनिमम से मिनिमम, के भी वैसे भी आपको पता है कि मिनिमम से ले रहे हैं, इसलिए ई मिनिमम जो आपको पता है उसी से हिसाब का, आप एक्स्ट्रा स्मार्ट मत बनो, आपको जो पता है वही रखेंगे। तो ई मिनिमम दोस्तों यहां से आ गया, कहने का मतलब 1.5, तो ई का मान आ गया सीधे सीधे 33, क्या 33 आ जाएगा, 33 mm। ई का मान तो आ गया बेटा यहां से। अब आते हैं मिनिमम पिच। मिनिमम पिच का फॉर्मूला आ जाओ। मिनिमम पिच क्या बताया था आपको, मिनिमम पिच, मिनिमम पिच बताया था कि पी जो मिनिमम रखना है नीचे से नीचे सबसे कम, उसके लिए 2.5 टाइम्स ऑफ, बोर्ड में भी यही तो चीजें चलती आ रही है जो रिबेट में चलती आ रही है, लेकिन ये 5 था बेटा, ये नॉमिनल डाया था, ये बात ध्यान रखनी थी। और 5 का मान जो है 2.5 गुणा, आप 5 का मान 20 रखोगे तो यहाँ से पिच भी मिल जाएगा आपको 50 mm का। कहने का मतलब है दो चीजें आपको मिल गई हैं, एक मिल गया आपको ई का मान और एक मिल गया पी का मान, एक मिल गया आपको ई का मान और एक मिल गया पी का मान। ई इज इक्वल टू आपका 33 हो गया और पी इज इक्वल टू आपका 50 हो चुका है। अब सवाल ये है ना, सवाल ये है कि E इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रखने का है, तो रख दो जी, 3 इंटू डी, डी का मान ये ध्यान रखिएगा, एक ग्रॉस डायमीटर होता है, तो 22, यहाँ पर P का मान आपका 50, 3 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायमीटर 22 माइनस का 0.25 करोगे, FUV का मान आपका 400 है, 400 बटे 410 करोगे, और उसके बाद देखोगे कि सबसे कम कौन सा है। तो बेटा सबसे कम जानते हो कौन सा है, करके देखो रे बालकों, करके देखो, अरे करके देखो, तब जाके होगा काम। इन चारों में से अगर आप ध्यान पूर्वक देखते हैं तो केबी का मान जो है ना 0.5 आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से मिनिमम जो है ना, इनमें से जो मिनिमम है ये 0.5 है, कहने का मतलब है केबी इज इक्वल टू 0.5 होगा। तो जैसे ही आपको केबी का मान 0.5 मिल गया तो इस बात को यहाँ पर पुट कर दो। केबी सभी लोगों को पता लगा ना कहाँ से आया है, कर सकते हैं कैलकुलेट अब, क्योंकि सारी हथकंडे मैंने आपको बता दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा है।
सारे के सारे हथकंडे बता दिए हैं कि के बी कैसे रखना है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करोगे, ई का, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर था, यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि यार ई क्या रखें पी क्या रखें। तो मैंने आपको रिकमेंडेशन लिखा रखे हैं, बोर्ड के हों या रिपीट के हों, कि मिनिमम पिच इतना लेना है और मैक्सिमम पिच इतना लेना है, या मिनिमम एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इतना लेना है। चलिए फिर निकाल दो, काहे घबराते हो, निकाल दीजिए दोस्तों। वीडीपीबी में 2.5 टाइम्स ऑफ 2.5 टाइम्स ऑफ दी केबी इनटू, एक बार फिर से लिख ही लेते हैं, चलो क्या याद करोगे, इंटू 5 इंटू एफ यू अपॉन 1.25। और दोस्तों जब इसका मान रखोगे आप 2.5, के बी का मान मैंने 0.5 आपको कहा ही है। थिकनेस ऑफ प्लेट जो है आपकी मेन प्लेट 12 रखना है, ये नॉमिनल डाया है तो ये 20 हो जाएगा। एफ यू बी जो है आपका प्लेट का यील्ड स्ट्रेंथ तो 410 हो जाएगा, और अपॉन में जब आप 1.25 करोगे तो सारी की सारी जो वैल्यू आएंगे ना दोस्तों, ये आपके आएंगे किसमें, न्यूटन में आएंगे, लेकिन हमें चाहिए किलो न्यूटन में। तो इसलिए कई काम करते हैं 10 की पावर -3 कर दो, अपॉन 1000 कर दो, कहने का मतलब है। तो यहाँ से वी डी पी पी आएगा, कहने का मतलब डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जिसका मेरे पास आंसर है 98.4 किलो न्यूटन। और आपने देखा दोस्तों इससे पहले जो शेयरिंग स्ट्रेंथ था, डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ 45 समथिंग आ रहा था ना, कितना आ रहा था बताओ, कोई बता सकता है, तो कितना आ रहा था, 45.278 आ रहा था क्या। कहने का मतलब है अब हमारे पास यहीं पर पहले का तो आंसर आ चुका है, पहले केस का। VDPB या VDB डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दिस इज द मिनिमम ऑफ VDSB दिस इज द 45.278 किलो न्यूटन। और दोस्तों किलो न्यूटन, ये तो हो गया 45.278। VDPB डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 98.4, तो कहने का मतलब है यही तो मिनिमम हुआ है। तो हमारे पास दोस्तों आंसर आ गया पहले केस का, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 45.278 किलो न्यूटन। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर हो गया जी, पहला केस का। लेकिन अभी तो 2 केस हैं, दोनों केस में अब आपको सिखाना है। चलिए दूसरे केस की तरफ चलते हैं दोस्तों, केस नंबर 2। इसमें सिंगल कवर था और बट ज्वाइंट था, सिंगल कवर बट ज्वाइंट। लेकिन इसमें सवाल यह है कि जो कवर प्लेट है इसकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि मेन प्लेट तो दी हुई है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट कैसे होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, सिंगल कवर कुछ ऐसे होगा, एक सॉरी सिंगल कवर का मतलब ये तो मेन प्लेट हो गई आपकी, इन 2 प्लेट को आप ज्वाइंट कर रहे हैं, ये तो हो गई आपकी मेन प्लेट। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो कवर प्लेट है कितने mm की उसने दे रखी है। देखो यहाँ पर पढ़ो, सिंगल कवर बट ज्वाइंट थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज 10 mm, सिंगल जो है आपकी वो 10 mm है, तो आपको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा ये, क्योंकि मेन प्लेट तो 12 mm की है ना, और एक ही प्लेट है। ये क्या हो गई दोस्तों, कवर प्लेट, और ये क्या हो गया दोस्तों, मेन प्लेट। और सवाल ये है कि ये मेन प्लेट जो है कितने mm का है, दोनों, ये है सर 12 mm का। और सवाल दूसरा है कि सर ये प्लेट कितने का है, तो ये है 10 mm का। तो ये 2 बातें हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर। अगेन VDSB पहले निकाला जाएगा, VDSB इज इक्वल टू आपका, अब बताओ यहाँ पर सिंगल शेयर में होगा या डबल शेयर में। सबसे पहला सवाल जो है ना, ये सिंगल शेयर का होगा या डबल शेयर का। देखो दोस्तों, देखो ये एक प्लेन है, यहाँ पर जब लोड आएगा ना तो इसमें यही तो प्रीडोमिनेट होगा जी, एक ही तो प्लेन है, शेयरिंग प्लेन एक ही तो है। तो आपको मैंने वैसे भी आपको समझा रहा है कि अगर आप बोर्ड यहाँ पर लगाते भी है, यहाँ पर बोर्ड लगाते भी हैं, तो ये वाला जोन थोड़ी है आपका, थ्रेड वाला जोन थोड़ी है आपका शेयरिंग में, जो हेड वाला जोन है केवल वही है। कहने का मतलब यहाँ पर भी आपका NS वाला तो जो थ्रेडेड वाला जोन है वो शेयरिंग में है ही नहीं भाई। बोल्ट तो तुम्हारा ये होता है ना थ्रेड, यहाँ कहाँ शेयरिंग होगी, वो डबल कवर डबल बट ज्वाइंट में होगा, अभी बताएंगे आगे। तो कहने का मतलब ये जो केस होगा दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको लिखे बिना नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो केस बनेगा ना आपका सिंगल कवर बट ज्वाइंट का, ये भी आपका सिंगल शेयर की तरह डिजाइन किया जाएगा।
और जब सिंगल शेयर के लिए डिजाइन किया जाए तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर NS तो बिल्कुल ही 0 होने वाला है, भले NN इज इक्वल टू 1 होगा। और जब आप VP निकालेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ शेयरिंग, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो यहाँ पर अगेन फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से आपकी खुशी के लिए, FUB अपॉन अंडर रूट ऑफ √3 इंटू 1.25, अगेन आपका NN ANB प्लस NS और ASB, और आपको देखते ही पता लग गया है कि ये पूरा का पूरा टर्म्स तो 0 होने वाला है, ये NN तुम्हारा 1 होने वाला है। ANB की बात करें दोस्तों तो ANB अगेन वही होगा 0.78 टाइम्स ऑफ ASB होगा, और ये तो आप जानते हैं कि ASB इज इक्वल टू क्या हो जाता है 5/4 ऑफ D², लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्रॉस डायमीटर होता है दोस्तों, या चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं सीधा यहाँ पर, ठीक है सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर रख दीजिए आप फॉर्मूला। सबसे पहले तो FUB का मान मैंने पहले ही कह दिया था 400, और यहाँ पर √3 1.25, और इसके बाद मल्टीप्लाई करो 1 का, और दोस्तों ANB 0.78 तो लेना ही पड़ेगा ना जी, 0.78 तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, एक सवाल है मुझे यहाँ पर आपसे कि इतना कर ही क्यों रहे हैं सर, इतना कर ही क्यों रहे हैं आप, इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे? सीधे सीधे लिखो ना 45 पॉइंट समथिंग जो आया था, सीधे लिखो ना सर, सीधे के सीधे 40.5 समथिंग, ऐसा क्यों नहीं लिख देते थे यार तुम लोग भी ना। 0 पॉइंट ग्रॉस डाया नहीं, यहाँ पर नॉमिनल डाया होता है 0.7 टाइम्स ऑफ π/4 ऑफ D²। ध्यान रखिएगा इसमें नॉमिनल डाया हम लेते हैं, SB का मतलब जो थ्रेड वाला डाया होता है वो लेते हैं, मतलब कि फाइव लेंगे यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना, फाइव लिया जाता है। और फाइव का मान तो आप जानते ही हैं, फाइव इज इक्वल टू आपका 20 है, 20 लेना है आपको। तो आपने यही काम तो पहले भी किया था भाई, यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर कोई अलग से कोई मूंगफलियां खाई थी क्या, अलग से कोई मूंगफलियां खाई थी, यही तो किया था। तो आंसर तो आ ही रखा है पहले से, इसलिए काहे कैलकुलेट करोगे। कहने का मतलब है दोस्तों VDSB इस केस में भी सेम ही तो आएगा, और वो होगा 45.272 या 27 के रिलेटेड रख दो बस। तो ये आ गया डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड। अब अगली उसमें अगली स्लाइड में हम देखेंगे जो कि होगा VDPB। दोस्तों अगेन फॉर्मूले को रिवाइज करवा देते हैं, 2.5 टाइम्स ऑफ द KB इंटू T इंटू 5 इंटू FU अपॉन 1.25। अच्छा यहाँ पर क्या चीज बदला है, यहाँ पर कुछ बदला है क्या, क्या KB बदला होगा भाई, क्या KB बदला होगा, क्योंकि KB तो आपने पहले लिख चुके हैं सर, जो कि मिनिमम होगा किन चीजों से सर, E/3D है ना, माइनस सॉरी कॉमा P पिच अपॉन 3D माइनस 0.25, नेक्स्ट आपका FUB अपॉन FU, और नेक्स्ट आपका 1, इनमें से जो मिनिमम होगा। कुछ चेंज हुआ है क्या इस केस में, पिच चेंज नहीं हुआ, FUB चेंज नहीं हुआ, FU चेंज नहीं हुआ। जब कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई तो भैया KB भी तो जैसे पहला आया 0.5 सेम ही रहेगा भाई साहब, FUB सेम है, FU सेम है, सब कुछ सेम है, अलग क्या है सर, अलग होगा यहाँ पर थिकनेस। फॉर्मूले में चेंज आएगा, KB में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि यार आप सभी लोग जानते हैं कि FUB भी सेम था, FUB 400 है, FU भी तो तुम्हारा 410 है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पिच भी आपका वही सेम प्रोसेसिंग से आपने 50 रख दिया, सेम प्रोसेसिंग से ये भी तुम्हारा 33 रख दिया जैसे पहले वाले केस में किया। D जो ग्रॉस डायमीटर है ये भी तुमने 22 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है ना यहाँ पर आपका चेंज क्या होगा सर, चेंज होगा थिकनेस। थिकनेस की कहानी में चेंज आएगा, ध्यान से देखना। थिकनेस की कहानी में चेंज इस प्रकार से आएगा, क्योंकि दोस्तों थिकनेस जब हमारा कवर प्लेट लग जाता है ना, तो फिर इन दोनों में से मिनिमम देखना पड़ेगा। कहने का मतलब है हमें अब देखना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक तो है आपका 12 mm और एक है दोस्तों 10 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा ना उसी को देखा जाता है। कहने का मतलब यहीं पर मैंने पहले रिबेट वाले केस में बताया था कि जो T होगा मेन प्लेट जो होगा, और अगर आपका सिंगल कवर प्लेट है, TC लिख रहा हूं कवर प्लेट, इन दोनों में से दोस्तों जो मिनिमम होगा ना ये लेंगे। अगर आप ध्यान अभी आगे आप पढ़ो, डबल कवर वाले में T में कुछ अलग केस में बताऊंगा,
देखिएगा, ये क्वेश्चन कराने का मेरा औचित्य तो ये है, उद्देश्य ये है कि आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। आपके पास क्या पता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के फॉर्म में भी आए। अब यहाँ पर लोचा क्या फंस रहा है, एक मेन चीज टी का ही तो फंस रहा था। अगर आप जल्दीबाजी, अगर आप समझदार ना होते तो टी को 10 भी ले सकते थे और 12 भी ले सकते थे बिना सोचे, लेकिन आप तो जानते हैं कि टी जो है 10 ही लेना है, क्योंकि भैया मेन प्लेट आपकी क्या है, मेन प्लेट 12 mm की है और कवर प्लेट कितने की है, 10 mm की है। तो कवर प्लेट और मेन प्लेट में दोनों में मिनिमम कौन है, 10 है, तो हम ये रखेंगे टी फॉर्मूले में। टी हमेशा हम फॉर्मूले में यही रखेंगे जब जब मुझे टी की जरूरत हो। कहने का मतलब है एक तरफ था 12 mm और एक तरफ था दोस्तों 10 mm, और इन दोनों में से ही तो मिनिमम कौन था, 10 mm। तो हमें टी इज इक्वल टू बिल्कुल आसानी से पता लग गया कि हमें 10 mm करना है। डबल कवर में आप क्या करते हैं, दोनों बताएंगे आपको डबल कवर में। चलो जी, रख दो VDPB। VDPB दिस इज इक्वल टू दोस्तों 2.5 KB का मान 0.5। यहाँ पर T का मान आपको 10 रखना है, फाई का मान आपको 20 था और 410 का था आपका FU का वैल्यू, और 1.25 करोगे, लेकिन यहाँ पर जरूर मल्टीप्लाई कर देना 10⁻³ से, क्योंकि वो आपका फिर किलोमीटर में आ जाएगा। तो बताइए VDPB कितना आ रहा है दोस्तों, VDPB जो आ रहा है इस केस में अगेन 45.2 सॉरी नहीं 82 किलोमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 82 किलोमीटर आ रहा है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, VDPB आ रहा है 82 किलोमीटर। मुझे बताइएगा इस केस में, सेकंड नंबर केस में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड क्या होगा, तो VDB डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, अगेन VDSB डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, VDPB ये तो था 45.27 और ये था दोस्तों 82। साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड क्या होगा दोस्तों, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड VDB इज इक्वल टू 45.27। इसमें भी आपका क्या आया आंसर, 45.27 ही आया। तो पहले केस में तुम्हारा जिस प्रकार से आपने निकाला डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड आपका यही आया था, ऐसे ही सेम इस केस में भी आ गया आंसर। लास्ट केस दोस्तों, तीसरा केस, थर्ड केस को समझो दोस्तों। तीसरे केस में अब क्या अलग रहेगा, थर्ड केस में क्या अलग रहेगा इस बात को समझना बहुत आसानी से। थर्ड केस को पढ़िएगा, डबल कवर बट ज्वाइंट। देखो जरा ध्यान से, ये देखो ये देखो, डबल कवर बट ज्वाइंट ईच ऑफ थिकनेस 8 mm। देखो डबल कवर है और हर एक थिकनेस किसकी है डबल कवर की, वो है 8 mm। कहने का मतलब है ना, मेन प्लेट तो अपनी अपनी जगह है, मेन प्लेट को मत छोड़ो, मेन प्लेट तो वही सेम थिकनेस का है 12 mm का। फॉलोइंग केस मेन प्लेट आर थिकनेस ऑफ 12 mm। प्लेट का तो हो गया 12 mm, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल यह है ना कि जो डबल कवर बट ज्वाइंट आपने यूज किया तो उसमें थिकनेस कितना रखा, तो थिकनेस आपका 8 mm रख दिया गया। कितना रखा गया, 8 mm। अब देखो इधर ध्यान से देखो, सबसे पहली बात कि हमको डबल कवर बट ज्वाइंट की बनानी है। थर्ड नंबर केस, केस नंबर थर्ड, डबल कवर बट ज्वाइंट, क्या लिखा है जी, डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट। दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बना लेता हूं जिससे कि आपका एक बेसिक फॉर्मेट पता लग जाए। ये देखो, एक मेन प्लेट ये थी, है ना, एक मेन प्लेट ये थी लो, इसके ऊपर आपने एक कवर प्लेट लगाई है, कोई दिक्कत नहीं बना लेते हैं, लेकिन कवर प्लेट की थिकनेस जो है ना इसकी कंपेयर में छोटा है, 8 mm का बोला था ना उसने। ये लो दोनों जगह है, ईच ऑफ द डबल कवर, तो भैया डबल कवर, डबल कवर का मतलब तो डबल कवर ही होता है दोस्तों। ये लो डबल कवर बना दिया, लगा दो, बोल्टिंग कर दो आप इधर, बोल्ट आप इधर लगा दो, यहाँ लगा दिए होंगे बोल्ट, यहाँ लगा दिए होंगे, है ना, लगा दिए होंगे आपने बोल्ट, ये लगा दिए लो। सिंगल है, ये क्या है, कितना है, डबल कवर है, इससे कोई मतलब नहीं मुझे अभी।
अभी सवाल यह है दोस्तों कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बात तो ये जो थिकनेस था ये वाला, इस थिकनेस की बात करूंगा मैं। ये है 8 mm ऑफ ईच, इधर भी 8 mm और इधर भी 8 mm। और जो मेन प्लेट है आपकी ये वाली, ये कितने की है? ये है 12 mm। अब यहाँ पर पता है क्या है, VDSB में कुछ चेंज आने का मुझे जहां तक लग रहा है, नहीं चेंज आएगा इसमें। चेंज क्यों आएगा देखो, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये इंटरसेप्टिंग आपका देखो इधर हेड होगा, एक शेयर प्लेन आपका ये है, देखो इधर क्वेश्चन को समझो, एक शेयर प्लेन यहाँ पर है, तो आपका जो हेड इंटरसेप्ट भी है, इसमें भी शेयरिंग है। जबकि जो नट बोर्ड होंगे, इधर तुम्हारा थ्रेड वाला जोन है, तो थ्रेड में भी तो आपका एक जोन ये है शेयरिंग का। इधर देखो शेयरिंग का एक जोन है ना, तो थ्रेड वाला भी हो गया, कहने का वाला NN वाला जोन, NS वाला जोन भी इसमें हो गया। थ्रेड इंटरसेप्ट वाला जोन भी आपका शेयरिंग में है, और हेड इंटरसेप्ट वाला जोन भी आपका शेयरिंग में है। कहने का मतलब है ना दोस्तों, इंटरसेप्ट मतलब अवरोधक, शेयरिंग प्लेन में अवरोधक, तो दोनों जगह पर है, इसमें दोनों में शेयरिंग आ रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों ये डबल शेयर का केस की तरह डिजाइन होगा। दिस इज द केस ऑफ डबल शेयर। ये क्या होगा दोस्तों, ये डबल शेयर का केस की तरह डिजाइन होगा, डबल शेयर की केस की तरह डिजाइन होगा। और जब डबल शेयर केस की तरह डिजाइन होगा ना, तो आप सभी लोगों को पता है ना, यहाँ पर NN इज इक्वल टू भी 1 होगा और NS इज इक्वल टू भी, दोनों में आपका सिंगल सिंगल लेना ही है। तो चलिए पहले तो हम सवाल करते हैं यहाँ पर VDSB की, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड। अगेन मैं याद करते रहूंगा फॉर्मूला FUB अपॉन √3 मल्टीपल ऑफ 1.25। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार जब आप जब फॉर्मूले करते हैं ना, न्यूमेरिकल करते हैं ना, फॉर्मूले बार बार लिखने होते हैं, और बार बार लिखोगे, उनको इंप्लीमेंट करोगे, बार बार वैल्यू रखोगे, तो फिर याद भी हो जाते हैं फॉर्मूले। देखो मुझे भी याद हो गया, NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। सवाल यह है कि यहाँ पर दोस्तों NN का मान जो रखना है ना 1 रखना है, और यहाँ पर NS भी 1 रखना है, कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। तो रख दीजिए वैल्यू, रख दीजिए वैल्यू दोस्तों। FUB का मान 400 अपॉन में √3 गुणा करोगे 1.25 और 1 इंटू ANB का मान दोस्तों क्या बताया था, 0.78 टाइम्स ऑफ π/4 ऑफ 20 का स्क्वायर है ना, 0.75 ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस NS का वैल्यू 1 हो जाएगा। ASB तो आप जानते ही हैं π/4 ऑफ 20 का स्क्वायर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको निकालना है आपका VDSB, लेकिन 10 की पावर -3 करना मत भूलना, 10 की पावर -3 करना मत भूलना। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी? तो कितना आया ये, इसमें कर ही देता हूँ मैं, लो 10 की पावर -3 से आपका किलोन्यूटन में आ जाएगा। कहने का मतलब है आपके पास VDSB की वैल्यू बढ़कर आएगी क्या उससे? बिल्कुल आएगी, बढ़कर आएगी। और कितनी आई? मेरे पास आंसर है 103.31, 103.31 किलो न्यूटन। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास फाइनल वैल्यू VDSB की। लेकिन अभी काम नहीं हुआ ना, अभी थोड़ी हुआ है काम। VDSB, this is the design shear strength of board for the double cover butt joint, 103.31 किलोन्यूटन। नेक्स्ट अब आते हैं VDPB। VDPB के लिए अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं फॉर्मूले को, 2.5 टाइम्स ऑफ KB इंटू T थिकनेस इंटू 5 इंटू FU, है ना, ये था फॉर्मूला। फॉर्मूले में याद है ना, कुछ याद है कि भूल गए बालकों? 2.5 टाइम्स ऑफ KB इंटू T इंटू 5, ये तो एरिया हुआ, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब FU से, तभी जाके आपका नीचे में रहेगा 1.25 मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि KB में कुछ फर्क पड़ने वाला है, चलो देखते हैं KB में फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। मिनिमम ऑफ E अपॉन 3D P अपॉन 3D माइनस का 0.25 F। मुझे लग रहा है कि इसमें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है भाई, गजब हो गया, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जी, सारे के सारे वैल्यू सेम टू सेम। FUB सेम था क्योंकि सारा कहानी आपका एक ही क्वेश्चन के लिए तो हो रहा है। FU सेम, पिच भी वही सेम 50, E भी 33 सेम, FUB 400, FU तुम्हारा वही 410।
कहने का मतलब है के भी अगेन आपका 0.5 ही लेना है, तो के भी तो 0.5। और किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, फाइव, फाइव अगेन 20, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एफ यू अगेन 10, 410 दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक ही चीज की है और वो है दोस्तों थिकनेस की। दिक्कत एक ही चीज की है बालकों और वो है थिकनेस की। और थिकनेस इज इक्वल टू आप जानते हो कितना होगा, चलो कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। दोस्तों जब डबल कवर बट ज्वाइंट हो ना, डबल कवर बट ज्वाइंट, उसके लिए थिकनेस आपको मैंने रिबेट वाले में भी बताया था। अगर आपको थोड़ा सा गौर करें, अगर थोड़ा सा मेरी बात को अगर आप गौर करें और याद करें, मेरी बात को गौर करें और याद करें उस समय जब मैंने आपको बताया था कि जब रिबेट वाले में भी बताया था कि डबल कवर जब बट ज्वाइंट आप यूज करते हैं तो उस समय में कवर जो प्लेट आपने लगाई है उन दोनों की थिकनेस को जोड़ देंगे और जो मेन प्लेट है उसमें से देखेंगे कि मिनिमम कौन है। बता रहा हूं, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर देखो इस चीज को हम क्या करेंगे, थिकनेस इज इक्वल टू जो कवर प्लेट होंगे 8 + 8 कितना हुआ दोस्तों, 16 हुआ। मेन प्लेट कितना है, 12। इन दोनों में से मिनिमम कौन है सर, 12 है। इन दोनों में जो मिनिमम होगा यही तो कहलाएगा आपका 12। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, हमने कहा कि जो मेन प्लेट होगी ना 12 mm की, और जो आपकी कवर प्लेट है इनकी थिकनेस को जोड़ दोगे 8 + 8 16 हो गया, और इन दोनों में जो मिनिमम होगा यही कहलाएगा आपका थिकनेस। और मिनिमम तो जो है 12 ही है, तो टी ही तो यहाँ पर रखना। कहने का मतलब है आपने क्या किया, 8 + 8 जोड़ा तो 16 हुआ, और मेन प्लेट में आपका 12 था। इन दोनों में जो मिनिमम होगा यही कहलाएगा आपका थिकनेस ऑफ द प्लेट, यही रखोगे यहाँ पर। अब सिंगल कवर वाले में तो भैया दो ही केस बन रहे थे, एक मेन प्लेट हो गया, एक आपका सिंगल कवर था, उन दोनों में से मिनिमम देख लिया। कहने का मतलब है अब जाके आप वैल्यू रख सकते हैं कंप्लीट तरीके से, इसमें रखो 2.5, के बी का मान 0.5, टी का मान अब आपने रख लिया 12, क्योंकि गड़बड़ यहीं से होती है वैल्यूज। कई लोग जो है बहुत ज्यादा समझदार बन जाते हैं और एग्जाम में वैल्यू समझदार इसलिए बनने से क्या होता है कि वो गड़बड़ कर लेते हैं। कई लोग जो है इसको टी को यहीं पर जो है 8 रख देंगे, कई लोग जो है जल्दीबाजी में 16 रख देंगे, कई लोग एडिशनल बनते दिमाग लगा देते हैं तो वो 8 ही रख के आ जाते हैं, और फिर 8 रखोगे तो भाई ब्लंडर हो जाएगा, क्या पता यही मिनिमम हो गया, फिर बोल्ड स्ट्रेंथ वही दे दिया आपने। तो 12 गुणा आपने किया, 5 का मान 20 और 410 रख दिया, मल्टीप्लाई में 10⁻³ कर देना क्योंकि किलोमीटर में चाहिए, और नीचे में 1.25। मुझे बताइए वी डी पी बी कितना आ रहा है दोस्तों, किलोमीटर में आएगा। मेरे पास आंसर है इसका, एग्जैक्ट आंसर मैं चेक करता हूं, इसका आंसर है 98.4, 98.4, जबकि वी डी एस बी है 103.3, 98.4 आ रहा है इसका, 98.34, 98.4 बोल दो, 98.4। अब बताओ, अब आप खुद बताओ कि यहाँ पर इस समय पर शेयर स्ट्रेंथ वाली बात बड़ी आई क्या। अब आप तो भाई समझदार हैं कि आपका जब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड की बात किया जाए VDB तो भैया मिनिमम ही लेना है, VDSB और VDPB। इसका वैल्यू आया यहाँ पर किया आपने 101, 103.3, 103.31, और ये आया तुम्हारा 98। तो भैया VDB तो पता ही लग गया यहाँ से। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड दिस इज दी फाइनली 98.4 किलोन्यूटन। तो ये है भैया आंसर हमारा। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था 3 पार्ट में था, ऐसा नहीं था कि ये एक ही पार्ट में था, ये जो पूरा क्वेश्चन था वो 3 अलग अलग पार्ट्स में था, है ना। 3 अलग अलग पार्ट्स का मतलब मेरा है 3 अलग अलग भागों में आपको सॉल्व करना था। जैसे कि आपने पहला भाग किया, फर्स्ट भाग किया, जब लेफ्ट ज्वाइंट की बात की तो वहां पर आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड जो हमने निकाला VDPB से और VDSB से, वो कुछ ऐसा निकला, है ना, 45.278। जब सिंगल कवर के लिए निकाला तो यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट था और सारी चीजें सेम थी, वो थिकनेस का था। थिकनेस आपको कवर प्लेट और मेन प्लेट में जो मिनिमम होगा उसको लेना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था आपका डबल कवर में, वो आपका जो कवर प्लेट होंगी उनकी थिकनेस का समीशन करेंगे और मेन प्लेट को देखेंगे उनमें से मिनिमम कौन है, वो कॉन्सेप्ट था। और सारी की सारी बातें सेम टू सेम थी, कुछ नई चीज नहीं थी।
मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ है दोस्तों? बताइए जल्दी से, कुछ बातें आपकी क्लियर हुई हैं, नहीं भी है? अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं एक्चुअली में, आपने कर भी लिया है सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से। हम्म। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट का एक फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले मैं ब्लॉक शेयर पर आऊंगा। मैं ब्लॉक शेयर से तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन ब्लॉक शेयर भी जिस प्रकार से रिडक्शन फैक्टर की कहानी है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ब्लॉक शेयर पे भी कहानी करवाओ हमें, तो मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से रिडक्शन फैक्टर पे की कहानी है कि जब तक बोला ना गया हो या जब तक आपको मेंशन ना किया हो एग्जाम में कुछ बातें, एल जी दे दे, एल जे दे दे, टीपी के दे दे, तब तक आप जबरदस्ती फॉर्मूले में ऐड न करें। ऐसे ही सेम कहानी ब्लॉक शेयर फेलियर के लिए भी है। जब तक आपको ब्लॉक शेयर के लिए ना बोला जाए कि चेक द स्ट्रेंथ फॉर द ब्लॉक शेयर और ब्लॉक शेयर फेलियर, तो तब तक आप बिल्कुल भी ब्लॉक शेयर के फॉर्मूले या उस पर एनालिसिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस सवाल यह है, अगर आपको जबरदस्ती कभी दे दिया जाए, और ब्लॉक शेयर फेलियर आपका कभी मेंस एग्जाम में देता है, बड़े बड़े एग्जामों के लिए ही होता है वो, छोटे मोटे एग्जाम या नॉर्मल एग्जाम जेई लेवल ए लेवल के एग्जाम में ब्लॉक शेयर फेलियर नहीं आता, लेकिन अब आ सकता है खासकर ए लेवल के एग्जाम में, इसलिए एक बार तो नजर मार के जाना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन अगली क्लास में, अगले एपिसोड में मैं ये आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से हमने क्या देखा, क्या देखा बताओ, जिस प्रकार से हमने देखा कि एक तरफ वहां से जो बोर्ड की स्ट्रेंथ थी, बियरिंग स्ट्रेंथ, एक शेयरिंग स्ट्रेंथ, उसके बाद टोटली डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड हमने देखा था निकाल के, चलो ठीक है। उसके बाद लेकिन ये आप देख रहे हो ये सारी की सारी बातें सिंगल बोर्ड के लिए हो रही है क्या भाई? एक तरह से ये जो VDB है ये क्या था, बोर्ड वैल्यू था क्या, है कि नहीं? ये क्या एक सिंगल बोर्ड के लिए है क्या, सिंगल बोर्डिंग के लिए है क्या? तो क्या आप सोच रहे हैं कि केवल ये सिंगल बोर्ड के लिए निकालेंगे? नहीं जी, नंबर ऑफ बोर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल स्ट्रेंथ निकल जाएगा। उस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है इसमें कि आपसे एफिशिएंसी बताइए बोल्टेड ज्वाइंट की। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए तो भैया बिल्कुल आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी तो पड़ेगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड की, VDB की। उसके लिए VDSB और VDPB की जरूरत पड़ रही है, आप सब लोग जान रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको TDG की और TDN की जरूरत पड़ेगी। आपको बताया था मैंने, TDG ग्रॉस यील्डिंग या यील्डिंग जो है प्लेट के लिए, उसके लिए स्ट्रेंथ। और जब आपका रप्चर के लिए नेट रप्चर, इसमें ए नेट ले रहे थे, उस क्वेश्चन पर जब आधारित मैं उस बेस पर, उस कॉन्सेप्ट पर बेस से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और वहां पर सिखाऊंगा कि एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट आप ऐसे निकालते हैं, तब आपको क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपका 100% फिर मजबूत हो जाएगी चीजें, कुछ नहीं बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, मजबूत होके आ जाएगी आपकी चीज। ठीक है, तो होप सो आपने इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को ग्रिप में बनाया है, चीजों को सीखा है। अगले एपिसोड में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पहले तो मैं एफिशिएंसी आपको सिखाऊंगा। पहले तो दोस्तों मैं एफिशिएंसी सिखाऊंगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एफिशिएंसी के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। एफिशिएंसी के लिए जो जो स्ट्रेंथ आपने निकालनी है, जैसे कि TDG निकाला, TDN निकाला, जैसे कि आपने अभी तक नेट सेक्शन के लिए निकाला, जैसे कि VDV और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड निकाला, तो उन्हीं को ना, उन्हीं में जो मिनिमम होगा ना, उन्हीं में जो मिनिमम होगा ना, उसी को करना है। खैर एक काम करते हो, अगली क्लास में थोड़ा सा मैं ब्लॉक शेयर फेलियर का भी सिखा ही दूंगा और एक क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, फिर उससे आपको फील हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। फिलहाल आज का एपिसोड को यहीं पर रखते हैं दोस्तों, और अगले एपिसोड के लिए रखते हैं इस चीज़ को आगे के लिए कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू अटेंडिंग दिस important session, and meet in next episode.